चलिए सब्सक्राइब हो चुके हैं सब, ठीक है। इसको करना था कर लिया, जो करेंगे करते रहेंगे, बस पढ़ लो, है ना। चलिए अब मैं जो है ना ओम्बुड्समैन जिसको कहते हैं ना, इसको हम हिंदी में लोकपाल बोलते हैं। इसके लिए ही 2013 में अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था, ठीक है। ये क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, भारत में राजनीतिक विस्तार इसका क्या रहा, इसके पास अधिकार क्या है, ठीक है। उन सब मुद्दों पे धीरे धीरे हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहले हम जब बात करेंगे तो इसको पहले हम देखते हैं, पहले ये आखिर में जो लोकपाल है और आगे एक शब्द जुड़ेगा लोकायुक्त, ठीक है। तो ये जो है ना कहीं भारत की देन है कि इसको कहीं दूसरे देश ने भारत में दिया है, ठीक है। तो आपको पता है एक कंट्री है जिसको आप जानते हैं पहले भी, जिसमें RTI एक्ट सबसे पहले पारित हुआ था, स्वीडन, ठीक है। तो इसको भी जो है ना लोकपाल की शुरुआत भी वहीं से मानी जाती है। ये कहा गया है कि 1809 में स्वीडन में लोकपाल स्वीडन में लोकपाल पहली बार नियुक्त हुआ, ठीक है। यानी कि 1809 में सबसे पहली बार अगर बात करेंगे तो कहाँ पर हुआ, ये स्वीडन में, ठीक है। और वहाँ पर स्वीडन में लोकपाल का मतलब क्या है और वास्तविक तरीके से लोकपाल का मतलब भी क्या है, तो उसका मतलब है इमिनेंट ज्यूरिस्ट, मतलब क्या है, इसका मतलब हिंदी में है जाना माना न्यायाधीश, जाना माना न्यायाधीश। मतलब क्या है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको आप सब जानते हैं, ठीक है, जिसको आप सब जानते हैं और वो ही करेगा न्याय, ठीक है। इसलिए इसको पहले 1809 में स्वीडन के निवासियों ने इसको बनाया और लोकपाल नाम से एक शब्द दिया। एक व्यक्ति की यहाँ पर नियुक्त होगी जिसको बोला गया इमिनेंट ज्यूरिस्ट, ठीक है, जाना माना न्यायाधीश, ठीक है। इसकी भूमिका क्या है तो देखना, अगर हम इसकी भूमिका की बात करेंगे तो इसकी भूमिका थी नागरिकों की शिकायतों का निराकरण करना, नागरिकों की शिकायतों का निराकरण करना। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई शिकायत की है किसी के विरुद्ध, तो उसका ये क्या करेगा, शिकायत का समाधान करेगा, समझ में आया। उस शिकायत की जांच करवाएगा और जांच करवाने के बाद एक फाइनल निष्कर्ष देगा। क्योंकि देखो हर देश में कहीं न कहीं सबसे ऊपर श्रेणी में हमेशा पॉलिटिक्स रहती है, राजनीति रहती है। अब जब कहीं राजनीति में बहुत सारे व्यक्ति जाना भी चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें, राजनीति क्या है, एक ऐसा जगह है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति पहुंचकर एक तो यश तो प्राप्त करता ही है, साथ साथ में उसको लोग जानते भी हैं और धीरे धीरे क्या है उसके पास मनी पावर भी आती है, ठीक है, पैसे भी आते हैं किसी प्रकार से। तो इस ऐसे व्यक्ति को अगर किसी प्रकार से आपने दंडित करना चाहा तो आपके लिए यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। उसको साधारण तरीके से आप दंडित नहीं कर सकते हैं। अगर उसके बराबर कोई एक बड़ा अधिकारी हुआ तो बड़े अधिकारी को भी आप उस एक्ट के तहत जैसे जल्दी से गिरफ्तार करना चाहें या उसके ऊपर कोई केस चलाना चाहें तो उस प्रकार से नहीं हो सकता जिस प्रकार से आप किसी सिविल नागरिक के साथ कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या लाया गया हमारे यहाँ पर भी ये आया। तो स्वीडन में, क्योंकि स्वीडन आप जानते हैं हमेशा करप्शन परफेक्शन इंडेक्स में फर्स्ट रैंक पे रहता है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कभी भ्रष्टाचार पाया जाता है। तो RTI एक्ट भी उसी की देन थी और 1809 में पहली बार लोकपाल भी वहीं से शब्द निकला है, ठीक है। इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। 1809 में स्वीडन में पहली बार लोकपाल जो है नियुक्त किया गया है, जिसका अर्थ क्या है, जाना माना न्यायाधीश है। भूमिका इसकी क्या होगी, नागरिकों की शिकायतों का निराकरण करना। यानी नागरिकों ने, किसी भी नागरिक ने अगर शिकायत किसी भी व्यक्ति के पक्ष में की है तो उसको क्या करना है, समाधान उसका निकालना। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे भारत के लिए। ठीक है, भारत में ये क्या है, कैसे है। तो देखिए, मैं जब आपको पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, अगला पिछले वाला लेक्चर पढ़ाया था भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। ठीक है, जब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पढ़ाया था तो मैंने उसी में आपको बताया था कि इसको भी कहीं ना कहीं एक 1962 में एक कमेटी गठित की गई थी। 1962 में एक कमेटी गठित की थी जिसके अध्यक्ष थे के संथानन आयोग था एक, जिसके अध्यक्ष थे के संथानन ने क्या किया था, इसको पहली बार इनसे कहा गया कि आप जाइए और एक देखिए कि हम कहीं पर स्वीडन की तरह कोई हम एक प्रकार का ऐसा व्यक्ति नियुक्त कर सकते हैं जो सबसे ऊपर रैंक पे हो, जो किसी भी व्यक्ति को दंडित कर सकता हो। तो इसने अपना प्रतिवेदन दिया और प्रतिवेदन देने पे इसने कहा कि हाँ, हम बिल्कुल कर सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को कहा कि हम लोकपाल नामक शब्द का प्रयोग करके लोकपाल को नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन वो मॉडल होना चाहिए न्यूजीलैंड के आधारित। कैसा, न्यूजीलैंड। ठीक है, अब यानी कि न्यूजीलैंड मॉडल पे आधारित जो लोकपाल हमारे भारत में बनेगा ना, वो न्यूजीलैंड मॉडल पर होगा। यानी न्यूजीलैंड में कुछ अलग होगा स्वीडन से। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया भी था कुछ अलग, अभी आगे समझ में आएगा तुम्हें कि न्यूजीलैंड में जो है ना कहीं स्वीडन से अलग होगा। तो उन्होंने कहा कि संस्थान ने कि न्यूजीलैंड मॉडल पर ये होना चाहिए, इसको आप याद में रखिए। ठीक है, और कहा कि इसके सहायता से हम क्या कर सकते हैं, भारत में भी लोकपाल की नियुक्ति कर सकते हैं। इसके बाद 1962 में ही यहाँ पर एक राजस्थान में, किस जगह पे, राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग बनता है। कौन सा, राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है, राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन होता है। राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग गठन होने के बाद ये अपने प्रतिवेदन में कुछ समय बाद जब अपना फाइनल ड्राफ्ट बिल लेके आता है तो ये कहता है कि हम स्टेट में एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं जिसका नाम होगा लोक आयुक्त। किसको, लोक आयुक्त। यानी कि अगर हम कहें कि राजस्थान में, क्योंकि ये स्टेट्स का मामला है, केंद्र के लिए कहा, केंद्र में एक ऐसा व्यक्ति नियुक्त हो सकता है जो सबसे ऊपर होगा, जिसको न्याय के रैंक में सबसे ऊपर रहेगा, वो कौन होगा, लोकपाल। लेकिन अगर राज्यों में जाएंगे तो राज्यों के लिए कौन बनेगा, लोकायुक्त। ठीक है, तो आप पहले लिखिए, अब फिर मैं आगे पढ़ता हूँ, क्योंकि हिस्ट्री है, थोड़ा लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं से टपकेगा। 1962 में भ्रष्टाचार निरोधक आयोग, 1962 में भ्रष्टाचार निरोधक आयोग का गठन हुआ। जिसके सुझाव पर या ऐसे करो, जिसके सुझाव पर नहीं, जिसने सुझाव दिया कि भारत में लोकपाल जैसी संस्था होनी चाहिए। ठीक है,
होना चाहिए, ठीक है। किंतु है स्वीडन मॉडल पर नहीं, न्यूजीलैंड मॉडल पर आधारित होना चाहिए। किंतु है स्वीडन मॉडल पर नहीं, किंतु है स्वीडन मॉडल पर नहीं, न्यूजीलैंड मॉडल पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कहाँ का बताया, न्यूजीलैंड मॉडल पर आधारित होना चाहिए, ठीक है, स्वीडन पे नहीं। अब आगे 1962 में ही राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ। में ही राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ। जिसके अध्यक्ष किसके, राजस्थान सुधार आयोग के, प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एल.एम. सिंघवी, नाम सुना होगा इनका। एल.एम. सिंघवी थे, एल.एम. सिंघवी। एल.एम. सिंघवी थे, जिन्होंने राज्य में लोकायुक्त नियुक्ति करने का सुझाव दिया। लोकायुक्त नियुक्त करने का सुझाव दिया। ठीक है, अब आगे एक लाइन, एक नोट करके लिखो, जरूरी है। लोकपाल शब्द का प्रयोग, देखो ये सीधा क्या है, ये फैक्ट है, और फैक्ट को आप किसी भी प्रकार से याद ही करना पड़ता है, ठीक है। लिखो, लोकपाल शब्द का सबसे पहले प्रयोग प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने किया। लोकपाल शब्द का सबसे पहले प्रयोग प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने किया। अब देखिए, आपने इससे पहले भी जब मैंने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पढ़ाया था ना, तो वहाँ पर भी मैंने बताया था कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग एक गठित हुआ था, ठीक है। फिर मैं अभी भी यहाँ पे बता रहा हूँ, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग गठित हुआ है। तो आप ये तो जान गए प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? के संस्थानन थे, ठीक है। और यहाँ पर भी मैंने बता दिया, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग में क्या था, इसकी रिपोर्ट क्या थी, ठीक है। तो पहले तो ये चीज़ समझ लो कि ये आयोग जो गठित किया गया, ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किया गया है। चाहे 1988 का मॉडल हम करें बात, 1988 में जो बात करेंगे आगे जाके, और चाहे इसकी प्रतिवेदन देने के बाद 1966 में जो रिपोर्ट आई थी उसकी बात करें, या हम फर्स्ट प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की बात करें, यहाँ पर ये सारे के सारे जितनी भी चीज़ें दी गई हैं, जितनी भी रिपोर्ट या प्रतिवेदन दिए गए हैं, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को रोकने के लिए दिए गए हैं, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का जो है ना कंसेप्ट क्या था, ठीक है। तो हेडिंग बनाना, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग क्या, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का कंसेप्ट, ठीक है। और किसके पक्ष में? लोकपाल के, लोकपाल के, ठीक है।
लोकपाल के पक्ष में देखेंगे ये क्या चाहता था, इनका क्या था, ठीक है। देखिए, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ये कहता था कि भारत में एक लोकपाल नियुक्त होना चाहिए और लोकपाल जो होना चाहिए उसको उच्चतम न्यायालय के, ठीक है, उसको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर की पावर मिलनी चाहिए। पहली चीज़ क्या होना चाहिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर क्या होनी चाहिए, उसके पास पावर होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जो बैठा हुआ व्यक्ति है, जो लोकपाल नियुक्त किया गया है, उसको सरकार से किसी भी प्रकार की मदद की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सरकार से किसी भी प्रकार की मदद की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। साथ साथ में इसका जो काम होना चाहिए, वो भ्रष्टाचार को रोकने या फिर इस भ्रष्टाचार में जो कोई प्रोसेस हो रही है जिसको कुसंक्रिया कहते हैं, कुसंक्रिया को रोकने का पूरा अधिकार होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, इसमें ये कहा गया है कि लोकपाल के कार्यों में कोई भी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसने कहा इस प्रकार की बॉडी बनाए, यानी कि किसी भी कार्य में किसके, लोकपाल के कोई भी हस्तक्षेप ना हो, अगर हस्तक्षेप नहीं होगा तो बताइए क्या ये फ्री से काम कर सकता है? आसानी से ये किसी भी प्रकार का कोई भी काम कर सकता है, ठीक है। और ये एक बात इसमें जो की गई है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो बात क्या की गई है कि लोकपाल की कार्रवाई गोपनीय होनी चाहिए, ठीक है। देखो, इतनी चीज़ों को बताया। इसने कहा कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग जो था ना, उसने अपने जो कंसेप्ट में कहा कि भारत में जो लोकपाल होना चाहिए उसके पास इतनी पावर होनी चाहिए। कम से कम इतनी पावर अगर नहीं हुई तो वो व्यक्ति लोकपाल अगर हम जो नियुक्त कर रहे हैं उसका उद्देश्य, जो पर्पज़ के लिए हम नियुक्त करेंगे, वो कहीं पूर्ण नहीं होगा। अगर हम इस प्रकार से नियुक्त करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उसको पावर भी ज़्यादा होगी और वो जिस उद्देश्य के लिए नियुक्त किया जाएगा वो उद्देश्य भी पूर्ण होगा। हमारा मेन उद्देश्य क्या है? भ्रष्टाचार को ख़त्म करना। भारत में भ्रष्टाचार ज़्यादा था ही, ठीक है। अब देखो, पहले में क्या है, उच्चतम न्यायालय के बराबर उसको पावर होनी चाहिए, न्यायाधीश के बराबर। अगर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर उसको पावर होगी तो अभी मैंने पहले पढ़ा था, कुछ दिन कभी पहले मैंने तुम्हें पढ़ा था नेशनल NHRC, जिसमें मैंने बात की थी क्या था उसको पढ़ा था मैंने, मानवाधिकार आयोग, ठीक है। मैंने वहाँ पर आपको बताया था इसको पावर तो है, एक सिविल न्यायाधीश के बराबर पावर है, ठीक है, सिविल कोर्ट के बराबर पावर है। तो इसी प्रकार से, और ना तो कोई प्रॉपर तरीके से बिल्डिंग है इसकी, ना तो कोई प्रॉपर तरीके से कोई पद है, ना इसके सदस्य इतने बिजी थे जो कोई कहीं की टाइम नहीं दे पाते थे। मैंने कहा था कौन अध्यक्ष है, कौन उपाध्यक्ष होगा, ये सारे मेंबर थे। लेकिन यहाँ पर ये कहा गया कि इस लोकपाल को आप नियुक्त करेंगे ना, वो हाई कोर्ट के बराबर, सुप्रीम मतलब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर पावर रखेगा, तो वो दंडित कर सकता है किसी व्यक्ति को। तो लोग इससे डरेंगे, भ्रष्टाचार में अगर पकड़े गए तो कहीं डरेंगे, कहेंगे कि अगर इसने हमको कोई पावर इसके पास है ही, अगर इसने कोई सज़ा सुना दी तो हम बच नहीं पाएंगे, क्योंकि इसको ये काफ़ी अच्छी पावर रखता है। सरकार से किसी प्रकार की मदद की अपेक्षा नहीं करेगा कौन? लोकपाल। चाहे सरकार से ये चाहे कि हम हमारा वेतन बढ़ा दे या किसी और प्रकार की और सहायता मिल जाए, हाँ, किसी भी करप्ट प्रैक्टिस अगर कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उसमें अगर सरकार से जो अपेक्षा करेगा, सरकार से चाहे कि हाँ उसको पकड़वा दे, रंगे हाथों पकड़वा दे, ये काम में सरकार को उसका साथ देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी पद की या लालसा की या प्रमोशन की अगर बात करना चाहे तो इस प्रकार की लोकपाल को कोई भी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए। तीसरा क्या है? भ्रष्टाचार को रोकने की इसके पास सबसे बड़ी पावर होना चाहिए, भ्रष्टाचार को रोके, या किसी भी प्रकार की कोई ऐसी कुसंक्रिया चल रही है जो भ्रष्टाचार से लिप्त है, उसको ये वहीं पर रोक दे। अगला क्या है? किसी भी कार्य
किसी भी कार्य में कोई भी हस्तक्षेप ना हो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप चाह रहे हो, इसने कोई कुछ कार्य किया, किसी के ऊपर एक्शन लिया, सांसदों ने जाके क्या किया, वहाँ पर कोई बिल लेके आ गए और बिल लेने आने के बाद वो व्यक्ति निर्दोष साबित कर दिया गया, या किसी ने इसने लोकपाल ने कोई किसी व्यक्ति के ऊपर कोई कदम उठाया, जैसे मान के जो लोकपाल की पावर बहुत ज़्यादा है, पता चला राज्य के किसी डीएम को पकड़ लिया और उसके ऊपर कोई कार्रवाई कर रहा है, तो पता चला उसकी सोर्स सिफारिश लगाने वाले बहुत सारे व्यक्ति खड़े हो गए। तो इस प्रकार से ना तो कोर्ट इसके मामले में कोई दखल दे सकता है, ना कोई और व्यक्ति इसके दखल दे सकता है। इस प्रकार की क्या होनी चाहिए, व्यवस्था के तहत लोकपाल होना चाहिए। तीसरी पांचवी चीज़ जो है सबसे बड़ी, लोकपाल की कार्रवाई कैसी होनी चाहिए, गोपनीय होनी चाहिए। कार्रवाई हमेशा कैसी होनी चाहिए, गोपनीय होनी चाहिए, किसी को पता ही ना चले। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे समझो, मैं थोड़ा एक चीज़ और बता के लाता हूँ। देखो लोकपाल जो है ना, लोकपाल भारत में तो एक प्रकार से बनेगा 2013 में ही बनेगा। ठीक है, संस्था भी काफ़ी मजबूत है, व्यक्ति भी काफ़ी मजबूत बनाया जाता है। भारत में पहला लोकपाल नियुक्त भी किया जा चुका है। ठीक है, ये सब चीज़ है, लेकिन उसको इस प्रकार से जिस मॉडल पे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने प्रस्तुत करने की बात की थी, वो मॉडल कहीं ना कहीं हमने नहीं रखा। कारण क्या है कि हमारे यहाँ पर नियम जो बनाता है वो कौन बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, विधायक सांसद बनाते हैं और राज्यों में विधायक बनाते हैं। तो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के मॉडल नहीं बनाएगा जहाँ पर कहीं ना कहीं उनके फंसने की गुंजाइश हो। समझ में आया? हमेशा वो ऐसे मॉडल बनाएंगे, सॉफ्ट कॉर्नर के मॉडल बनाएंगे जहाँ पर वो निकल जाए। तो सबसे ज़्यादा उनके पास ही कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से संबंधित सोर्स होते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा फंसेंगे। आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था कि जब मैं आरटीआई पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था सबसे ज़्यादा आरटीआई एक्ट के तहत जब राजस्थान में ये शुरू की गई थी मजदूर किसान शक्ति संगठन के द्वारा, तो वहाँ पर कितने सारे अधिकारी पकड़े गए थे और सारे के सारे कहीं पर नौकरी गई, किसी को जेल हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर कहीं न कहीं, और बहुत सारे प्रधान भी पकड़े गए थे और बहुत सारे और भी लोग पकड़े गए थे उसमें। तो इस प्रकार का अगर वो बॉडी बना देते तो कहीं ना कहीं ये लोकपाल ऐसा बन जाता कानून, जिससे क्या है कि लोग कहीं राजनीतिक पावर वाले, पॉलिटिकल पावर वाले ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फंसते। क्लियर बात है ना? तो इसको आप नोट करो, फिर आगे बढ़ें। ठीक है, ये इनकी क्या थी, संकल्पना थी, है ना? तो संकल्पना जिसको हिंदी में बोलते हैं। इस प्रकार की संकल्पना के आधार पर प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया। उसका ये विचार था कि इस आधार पर अगर गठन करेंगे तो अब ये अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पर लिखना है, नोट करो। मेरे क्या है कि मुँह में छाले हो गए हैं, इसलिए थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है ज़्यादा। छाले हैं इसलिए भी दिक्कत हो रही है बोलने में। चलिए, नोट हो गया, आगे चले। अब यहाँ पे देखिए, प्रथम प्रशासनिक सुधार, आगे लिखो, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट। अब वो रिपोर्ट में क्या देगा, जिसका आप को पता होनी चाहिए।
देखो, प्रथम प्रशासनिक आयोग की जो रिपोर्ट थी ना, जिसको रिपोर्ट दी थी, रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि पूरे भारत का एक लोकपाल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक लोकपाल होना चाहिए। क्लियर बात है ना? लोकपाल केंद्र में सभी मंत्रियों सचिवों पर कार्यवाही कर सकता है। यानी कि लोकपाल जो है ना, वो केंद्र में बैठे हुए किसी भी मंत्री के ऊपर कार्रवाई कर सकता है। आप उसको रोक नहीं सकते हैं। अब मंत्री कोई, अभी मान के चलो कोई कैबिनेट मिनिस्टर है, वो अगर कहीं, जैसे अभी कोयला घोटाला हुआ था, तो उस समय अगर लोकपाल आप नियुक्त कर लिए थे तो वहाँ पर किसी से कहने की ज़रूरत नहीं थी। लोकपाल वहाँ पर डायरेक्ट वहाँ पर इन्वॉल्व होकर उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता था। पावर इसकी बहुत हाई है। अगली चीज़ आगे कहा गया, राज्यों के स्तर पर लोक आयुक्त नियुक्त होना चाहिए। अब प्रत्येक स्टेट में होना चाहिए एक, क्लियर ना? प्रत्येक स्टेट में एक होना चाहिए, जो मंत्रियों व सचिवों के नीचे के व्यक्तियों पर भ्रष्टाचार से संबंधित कार्रवाई कर सके, ठीक है? भ्रष्टाचार से संबंधित कार्रवाई कर सके। अगर केंद्र में कोई भी है, ठीक है, तो उसको पूरे भारत का एक लोकपाल होगा नियुक्त, जैसे एक राष्ट्रपति है। और केंद्र में ये किसके ऊपर? मंत्रियों, सचिव आप जानते हैं ना? जानते हैं, मैंने बताया है। सचिव का मतलब होता है जैसे एक प्रशासनिक तरफ से, दूसरा पॉलिटिकल राजनीतिक तरफ से। मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री का एक सचिव होता है, मुख्य सचिव, ठीक है, जो होता है, उसके पास पावर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके बराबर जितनी मुख्यमंत्री के पास पावर, उतनी इस व्यक्ति के पास पावर होती है। और वो ही किसी भी राज्य में, देखो, अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री का सचिव बन गया, मुख्य सचिव बन गया ना, तो समझ लो संसार का सबसे बड़ा सुख प्राप्त कर लिया उसने। ये समझ लो कि किसी भी राज्य का सचिव होना और एक कैबिनेट मिनिस्टर होना, कैबिनेट मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। कैबिनेट मिनिस्टर के पास इतनी पावर नहीं होगी जितनी सचिव के पास होगी। कारण क्या है? सचिव के पास जो मुख्य सचिव है, उसके पास सारी जितनी भी मिनिस्ट्री होती है ना, सारी मिनिस्ट्री के ऊपर अपना पावर जमाने का अधिकार होता है। चाहे वो कोई मिनिस्ट्री हो, चाहे वो कोई भी मिनिस्ट्री हो राज्य की, एक भी प्रकार के मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर बनाए जाते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, ठीक है, लघु उद्योग मिनिस्टर, ठीक है, सबके ऊपर वो अकेला बैठ के पावर करता है, इनको रेगुलेट करता रहता है। जबकि इनको मिनिस्ट्री मिलती है, जैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री मिली ना, तो वो एजुकेशन मिनिस्टर सिर्फ एजुकेशन के फील्ड में काम करेगा, लेकिन वो मुख्य सचिव उनके ऊपर टॉप बॉडी है, ठीक है। वो ऐसा समझो वो यहाँ पर और ये सब इधर इधर बैठे हैं, सबके ऊपर ऐसे लाइट मारता रहता है कि भाई कौन क्या कर रहे हो तुम, ठीक है। तो राज्यों के स्तर पर देखो कौन होना चाहिए? लोकायुक्त की नियुक्त होनी चाहिए, जो क्या करेगा? मंत्री व सचिव के नीचे रैंक के अधिकारी भी तो भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं उनके ऊपर कार्रवाई कर सके, ठीक है। चलिए अगली बात करेंगे हम भारत में राजनीतिक क्रम। अब ये संकल्पना थी, अब मैं एक बार आपको रिपीट करता हूँ पूरा। देखो, लोकपाल का भारत में सबसे पहले लोकपाल जो शब्द प्रयोग किया गया वो कहाँ पर किया गया था? 1802 में कहीं ना कहीं स्वीडन में। लेकिन
जब स्वीडन में इसको प्रस्तुत किया गया तो लोगों ने कहा, भारत के लोगों ने कहा कि कहीं ना कहीं हम भी कोई इस प्रकार की संस्था बनाए जो कि भ्रष्टाचार रुके। तो हमने कहीं न कहीं एक कमेटी का गठन किया। कमेटी के गठन के आधार पर उसने सुझाव दिया कि हाँ हम कर सकते हैं भारत में नियुक्त, लेकिन जो नियुक्त करने का मॉडल होना चाहिए वो स्वीडन मॉडल नहीं, वो कौन सा होना चाहिए, न्यूजीलैंड मॉडल पर आधारित होना चाहिए। न्यूजीलैंड मॉडल में कुछ खासियत ऐसी होगी जो वहाँ के, देखो स्वीडन अलग कंट्री है, न्यूजीलैंड अलग कंट्री है, तो अलग अलग दोनों में काफ़ी विभेद होगा। तो वहाँ का सुझाव दिया। तो पहले उसके बाद जब यहाँ पर, उसके बाद आपको मैंने बताया प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का जो गठन किया गया था उसके अध्यक्ष के संतानंद थे। और आगे जाके 1962 में ही राजस्थान में ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया था राजस्थान इस ऐसे मामलों में सबसे अग्रणी रहता है। जैसे मैंने कहा था कि आरटीआई एक्ट को पारित कराने में राजस्थान सबसे आगे था। MKSS संस्था मैंने आरटीआई में पढ़ाया था। अगर पंचायती राज सिस्टम को याद करूँ तो पंचायती राज सिस्टम नागौर जिले से स्टार्ट हुआ था, वहीं से राजस्थान से। और इसको भी कहीं न कहीं राजस्थान प्रशासन सुधार आयोग ने अपने राज्य के स्तर पर एक लोक आयुक्त की नियुक्ति कर दी 1962 में, जो भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई सारी चीज़ों को, फाइलों को देखेगी और उन लोगों को जो पकड़े जाएंगे उनको क्या करेगी, कार्रवाई करेगी। क्लियर हुआ ना। अब इसके बाद इससे भारत में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया गया। उससे कहा गया कि बताइए किस संकल्पना के आधार पर आपकी किस संकल्पना के आधार पर मैं राष्ट्रपति को मैं इस लोकपाल को नियुक्त कर सकता हूँ। तो संकल्पना ये थी कि जो लोकपाल नियुक्त होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एकदम फ्री एंड फेयर वाला होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, कोई कार्रवाई न कर सके। उसके ऊपर वो किसी भी प्रकार का किसी भी सरकारी कहना चाहिए कि सरकार से किसी भी प्रकार के लोभ लालच नहीं रखता हो। ठीक है, स्टाफ का व्यक्ति होना चाहिए, फ्री एंड फेयर, सरकार से लोभ लालच का किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने एक अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट सौंपने पे उन्होंने कहा कि आप प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा कि चलिए आप जो है क्या कर सकते हैं, भारत का एक लोकपाल नियुक्त कर सकते हैं। क्लियर बात है ना। लोकपाल नियुक्त करने के बाद जो लोकपाल होना चाहिए, राज्यों में एक लोकायुक्त को नियुक्त कर दीजिए। और जो लोकपाल होगा उसको पावर जो मिलनी चाहिए वो कैसी मिलनी चाहिए, एक किसके बराबर मैंने बताई है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर पावर होनी चाहिए। क्लियर बात है ना। और फ्री एंड फेयर वो काम करे। ठीक है। अब भारत में इसके बाद राजनीति शुरू होती है कि भारत में राजनीति तो चलेगी ही, हर ना किसी कोई भी भर्ती होती है, जब अब भर्ती ही करा ले वहाँ पर राजनीति शुरू होती है। अब इसमें रह सकती थी क्या। तो अब लिखिएगा सरकार के प्रयास। ठीक है, देखिए अब यहाँ से पता चलेगा कि भारत की राजनीति के बाद अन्ना हजारे क्यों पीछे पड़े थे इस लोकपाल के। लोकपाल में कहीं न कहीं मंत्रियों से लेके सचिवों को सबको दंडित करने का अधिकार है इसके पास। पहला देखिए, लिखिए 1968 में 1968,71 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के सुझाव पर प्रथम प्रशासनिक सुधार के आधार पर इंदिरा गांधी ने संसद में पहली बार लोकपाल बिल रखा। ठीक है। अब देखो, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा तब 68 में एक बार रखा गया बिल, संसद में लेके आई इंदिरा गांधी। उसके बाद 71 में भी लेके आई, लेकिन वो बिल जिस मंशा से उनको पास करना चाहिए था, जिसको एक्ट बनाने के लिए जो क्रियाएं करनी चाहिए, वो उस प्रकार के पूरी प्रोसेस उन्होंने नहीं की। बस लोगों को संतुष्टि दिलाने के लिए कार्य किया कि संसद में लाए, लेकिन उसके ऊपर विदहोल्ड करके रख दिया। मतलब
एक तरीके से ना उसके ऊपर हाँ ना कुछ नहीं, उसको ऐसे ही रनिंग में रहने दिया। तो इस प्रकार से वो बोल क्या हो गया, वहीं पर धीरे धीरे ख़त्म हो गया। लोगों को एक प्रकार से कह दिया कि हाँ देखो हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ किया नहीं। 1968-1971 की बात है। अब आगे लिखिएगा दूसरा। 1977 में मोरारजी देसाई 1970 में मोरारजी देसाई ने संसद में बिल रखा, किंतु पारित नहीं हुआ। पारित नहीं हुआ, ठीक है। मोरारजी देसाई ने इस बिल को संसद में रखा, पारित नहीं हुआ। इसके बाद अगला लिख रहे 1985 में राजीव गांधी ने संसद में बिल को रखा, किंतु पारित नहीं हुआ। ठीक है। इसके बाद अगला देखो, बीपी सिंह ने प्रयास किया, किंतु पारित नहीं हुआ। आगे देखो, एच डी देवगौड़ा 1966 में एक मिनट, 1966 नहीं, गलत है, ठीक है, 96 होगा। एच डी देवगौड़ा 1956 में बिल लेके आए, किंतु पारित नहीं हुआ। किंतु पारित नहीं। ठीक है। इसके बाद जो है ना, कौन आएंगे, इसके बाद अटल बिहारी ने एक तो 1988 है, हाँ 1988 में, और एक बार 2001 में ये प्रयास करके देखा। देखो ध्यान से सुनो, एक बार अटल बिहारी ने 1988 में ये प्रयोग करके देखा, और एक बार 2001 में ये प्रयास करके देखा, और लोकसभा में बिल लेके आए, लेकिन 1988, ठीक है, लोकसभा में बिल लेके आए, किंतु ये बिल वहाँ पर भी क्या हुआ, पारित नहीं हो पाया। पारित करेगा कौन, समझो जरा इस चीज़ को। पारित करेगा कौन, पारित करें तो सांसद, और सांसद और इससे लेके सचिव जब यहाँ पर फंसने वाले हैं भ्रष्टाचार के तहत, उन पर कार्रवाई हो सकती है, तो क्या ऐसे लोग अपने विपक्ष क्या बिल पारित होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। इसलिए अटल बिहारी सरकार में भी इस पर एक अथक प्रयास किया गया, लेकिन ये बिल तब भी पारित नहीं हो पाया। ठीक है। अगला देखो, अब आगे लिखो, इसके बाद लिखो। हाँ 98 होगा, सही है, 98, हाँ सही, 98 कर लो, ठीक है, 92 सही। चलो कोई नहीं, वो डेट इधर उधर अपना देख लो। अटल बिहारी ने किया था 2 बार प्रयास, ठीक है। अगला देखो, इसके बाद लिखो, इसके बाद 2013 में, इसके बाद 2013 में अन्ना हजारे ने
अन्ना हजारे ने जन लोकपाल के लिए आंदोलन छोड़ा। जिससे दिसंबर 2013 में मनमोहन सरकार ने लोकपाल बिल पारित किया। ठीक है, चलिए अब जो है ना, लोकपाल के लिए जो प्रयास लगातार जारी थे, उस क्रम में हमें करीब कितने वर्ष लग गए? 68, है ना। 71 में 68 में बनना चाहिए था, और कितने में हम आ गए? जाकर 13 में। अभी 13 में तो बिल पारित हुआ है। अब मेरे ध्यान से सुनो, 13 में तो बिल पारित हुआ है। 13 में बिल पारित होने के बाद अभी हमने 14 के समथिंग बना पाया जाके पहला लोकपाल। अब मेरी बात जरा समझो, यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेके अब एक चीज़ समझो, भारत में बात नहीं करो, भारत में अगर कोई व्यक्ति एक कानून बनाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ेगा, तो अभी अदालत में कोई ऐसे केस जो होते हैं जिसकी 1996 का निष्कर्ष अब आ रहा है, इतने बड़े लंबे केसेस चलते चले आ रहे हैं और उनका निस्तारण अब हो रहा है कहीं जाके, तो कहीं न कहीं ये एक प्रकार की समस्या है, जिससे बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट होके क्या करते हैं, कहीं न कहीं अपने आप को उसमें ख़त्म कर देते हैं। लोग बहुत सारे शिकायत नहीं करते हैं। अब मुझे एक चीज़ बताओ, तो जरा एक चीज़ समझो, ये बिल पारित होने में इतनी देर क्यों हुई? सांसद करना नहीं चाहते थे। जिस टाइम वो बिल आएगा उस दिन गए ही नहीं, तो बिल पारित हो ही नहीं पाएगा। बिल पारित होने नहीं दिया, कोरम पूरा नहीं होने देंगे, विपक्ष हल्ला मचाएगी, पक्ष वाले कुछ कर पाएंगे तो विपक्ष वाले हल्ला मचाते रहेंगे। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं ये बिल पारित नहीं हो पाया। अब देखो, एक मैं तुम्हें थोड़ा सा और बताता हूँ, यहाँ पर समझो एक चीज़ को। भारत में कहीं ना कहीं बहुत सारे एक्ट ऐसे बने जो महिलाओं से संबंधित थे, और आप जानते हैं बहुत सारे एक्ट, जैसे दहेज प्रथा हुआ, ठीक है, और जो है ना दहेज प्रथा से संबंधित, और क्या नाम तुम्हारा ST एक्ट हुआ, SC ST एक्ट हुआ, जो महिलाओं के लिए, मतलब कहने के लिए SC ST कम्युनिटी के लिए बना। ऐसे करके कहीं की 15A 14 आर्टिकल 14A 15, ठीक है, 341, और ऐसे करके बहुत से 17 अस्पष्टता अंत 19, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल कहीं न कहीं बने। लेकिन अगर आप थोड़ा गौर से देखेंगे ना, कि महिलाओं के लिए बहुत सारे बने, ठीक है, दहेज प्रथा, और घरवाला जो घर में कोई ऐसा बैलेंस का होता है, उसमें महिलाओं को कहीं न कहीं एक मतलब है, उनको अधिकार है कि वो कोई भी केस कर सकते हैं। लेकिन इतने कानून बनने के बाद भी आज दिन तक महिलाओं की, और ना SC ST पुरुषों की, उन लोगों की अभी किसी भी स्तर में सुधार नहीं आया। समझ के देखो SC ST और महिला की कंडीशन आज भी लगभग सुधार तो आया है, लेकिन वही है। कारण क्या है? अब समझो, या तो जो अपर कास्ट के लोग हैं वो इतने पावरफुल हैं कि वो इनको कुछ करने ही नहीं देते हैं, या फिर इनकी गलती है। और मैं आपको बता दूं, थोड़ा ध्यान से समझिए इस चीज़ को। जो SC ST एक्ट है, और जो वुमेन के लिए जो भी जितने भी कानून बनाए गए हैं ना, चाहे वो दहेज प्रथा से लेके कोई भी हो, ठीक है, डॉरी सिस्टम चाहे कुछ भी हो, वो एक्ट में और अलग एक्ट में बहुत बड़ा अंतर है। मैं दोनों एक्ट में अंतर समझाता हूँ। देखो कैसा अंतर है।
और महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा बहुत सारे कानून बनाए गए, आप जानते हो इतने कानून बनाए गए कि अगर आप थोड़ा पढ़ोगे ना तो पता चलेगा इतने कानून, फिर भी ये दशा कि रात में महिलाएं निकल नहीं सकती घर से बाहर, असुरक्षा की भावना से हमेशा ग्रसित रहती हैं। ठीक है, अभी भी कोई भी अगर बाज़ार में जाती है ना तो उनके साथ कोई ना कोई घर से जाना पड़ता है। कार्ड क्या है कि कहीं न कहीं असुरक्षा का भाव उनके अंदर घर कर गया है। और है भी, जरा इसको देखो क्या है, SC/ST एक्ट और जो डॉरी सिस्टम से लेके और भी जितने भी हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट भी पारित किया गया भारत में। ठीक है, जिसको DV बोलते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, वो भी एक्ट महिलाओं के लिए है। अब है जिसमें कुछ सास ससुर और वो सब प्रताड़ित करते हैं तो उसके लिए है। अब देखो सामान्य जो कानून बने हैं, इन कानूनों को छोड़कर क्या अंतर है दोनों में। अगर ये व्यक्ति है, मान के चलो ये कोई ऐसा व्यक्ति है, ये A व्यक्ति है, और अगर ये B व्यक्ति है, अगर कोई भी है, अब वो क्या करता है कि इनमें से नहीं होना चाहिए, SC/ST नहीं होना चाहिए और वुमन नहीं होनी चाहिए। अब वो क्या होगा कि अगर ये व्यक्ति A ने B व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया कि मेरे B व्यक्ति ने कार मेरी चुरा ली, इस वाले पर्सन ने एक ही कार चुरा ली, ठीक है, एक ही कार चुरा ली, तो इस केस में अब A को, किसको, A को प्रमाण देना पड़ेगा कि इसने मेरी कार कैसे चुराई। यानी कि ये तो आरोपी हुआ और ये हुआ कौन, पीड़ित। तो पीड़ित को दिखाना पड़ेगा कि आखिर में आरोपी ने किस प्रकार से मेरी चीज़ चुराई है, घड़ी चुरा ली, पेन चुरा लिया, कुछ भी समझ लो तुम, मोबाइल चुरा लिया। इसमें आरोपी को देना पड़ेगा क्या कि भाई मैंने इसकी किस प्रकार से, आरोपी को, पीड़ित को बताना पड़ेगा इसने मेरी इस प्रकार से कोई भी चीज़ चुराई है। ठीक है, अगर वो ऐसा ना कर पाया, अगर वो ऐसा ना कर पाया तो ये वाला व्यक्ति, आरोपी व्यक्ति बरी हो जाएगा, छूट जाएगा। लेकिन अगर SC/ST एक्ट हुआ तो देखो क्या अंतर आएगा, A ये है और अब ये भाई B है, ये पीड़ित है और ये क्या है, आरोपी है। अगर इसने कोई SC/ST एक्ट इसके ऊपर मुकदमा कर दिया, इसके ऊपर, आरोपी के ऊपर, अब इस आरोपी को प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने ऐसा नहीं किया है। जैसे जाति सूचक शब्दों का अगर यहाँ पर प्रयोग कर दिया किसने, इस आरोपी ने, इसने आरोप लगाया कि इसने आरोप लगा दिया इसके ऊपर, तो अब ये प्रूफ नहीं देगी, पीड़िता प्रूफ नहीं देगी, प्रूफ देगा ये अपने आप को बचाने के लिए। अगर आरोपी में SC का है तो SC में बिल्कुल, SC का यहाँ पर कार आरोप के सिस्टम में नहीं, जाति सूचक SC/ST एक्ट है, उसके तहत कुछ प्रावधान है, उसमें शामिल होने पर, जैसे जाति सूचक गालियाँ देने पर और इस प्रकार से ST/ST महिला एक्ट लगा देती है मारपीट करने पर, तो वो महिला के ऊपर ऐसे हरिजन एक्ट, जो हरिजन एक्ट बोलते हो ना सामान्य तरीके से, वो लग जाएगा। ये हरिजन एक्ट का कंडीशन है और ये सामान्य कंडीशन है। अब यहाँ पर आरोपी को यहाँ पर बताना पड़ेगा कि हाँ, अब मान के चलो तुम हो, ठीक है, तुम्हारी पत्नी है, रात के 2-2:30 बजे कहीं आपके ऊपर सुबह गई, उसने कंप्लेंट लिखा दी कि रात में 2:30 बजे करीब मुझको इन्होंने उठाया और मेरे से वहाँ पर दहेज मांगा। अब बताओ, उस केस में तुमको जवाब देना है, वो तो लगा दिया उसने तुम्हारे ऊपर मुकदमा, अब तुमको जवाब देना कि ना मैं तो रात में ऐसी मांग की ही नहीं थी। अब बच्चे पछे कहाँ पर भागे हुए, समझ आया, यहाँ पर प्रूफ आपको देना पड़ेगा, उस महिला को नहीं देना पड़ेगा। इसी प्रकार से SC/ST एक्ट में होता है, प्रूफ आपको देना पड़ेगा, SC/ST व्यक्ति को या महिला को नहीं देना पड़ेगा। तो दोनों में कितना बड़ा अंतर है। सिर्फ भारत में ऐसे 4 कानून हैं, सिर्फ 4 कानून हैं जिसमें आरोपी को स्वयं सिद्ध करना पड़ता है कि वो अपराधी नहीं है। बाकी सारे कानून ऐसे हैं भारत में जिसमें आरोपी को कुछ नहीं सिद्ध करना आता। मर्डर करके आगे तुम ना, तुम्हें कोई सिद्ध नहीं करना है, पुलिस छानबीन करेगी। लेकिन यहाँ पर तुम बताओ, क्लियर बात है ना। अब समझ लो, इन एक्टों को पारित करने में कोई देर नहीं की किसी ने, और कितना भी कुछ भी सोचा नहीं ना एक्टों को पारित करने में। इसीलिए तो मैंने कहा तुमसे, SC/ST एक्ट में क्या तुरंत गिरफ्तारी होती है, तुरंत गिरफ्तारी। और दहेज प्रथा के एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी होती है और तुरंत जेल होती है। इसलिए तो मैंने तुमसे कहा था कि मोस्टली जेलें जो भरी हुई है ना, वो कहीं न कहीं इन्हीं आरोपों से भरी हुई है।
क्लियर बात है ना, क्योंकि यहाँ पे गिरफ्तारी, जब वो आरोपी बेचारा फंसा हुआ है, पकड़ा गया है, तो वो अपने आप को प्रूफ कैसे कर पाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो ये बिल नहीं पारित हुआ, लेकिन आगे चलते हैं। इसके बाद नोट करके लिखो, कुछ नोट करके लिखो। समझ में आया? सामान्य तरीके से मुकदमे में और इस वाले मुकदमे में अंतर कितना है? जमीन आसमान का अंतर है, सिर्फ 4 है, बच के रहे ना। ठीक है ना, रोज रोज लड़ाई करो घर में, शादी वादी हो जाए तुम्हारी तब। आगे लिखो पहला नोट। लोकपाल कानून में देरियां होने के बावजूद भी राज्यों में लोकायुक्त के लिए बेहतर प्रयास हुए। ठीक है, अब बेहतर प्रयास हुए तो इसमें लिखिए पहला, उड़ीसा पहला राज्य है जिसने 1970 में लोकायुक्त के लिए कानून पारित किया। उड़ीसा पहला राज्य है जिसने 1970 में लोकायुक्त के लिए कानून पारित किया। 1983 से लागू। 1983 से लागू। तो 1970 में ये तो बन गया है वहाँ पर कानून उड़ीसा में, लेकिन लागू जो हुआ है ना वो कब हुआ है? 1983 से। ठीक है, अगला लिखो। महाराष्ट्र पहला राज्य है जहाँ 1971 में लोक आयुक्त की नियुक्ति हुई। लोक आयुक्त की स्थापना, जहाँ 1971 में लोक आयुक्त की स्थापना। ठीक है, अब थोड़ा सा अब बात होगी सिर्फ लोकपाल की। ठीक है, ये मैंने लिखा दिया, राज्यों में लोकपाल बनेगा। सबसे पहले उड़ीसा ने 1970 में पारित कर लिया बिल। ठीक है, और पारित करने के बाद 1983 में अपने यहाँ पर लागू कर पाया। लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र ने पारित किया, 1971 में पारित करने के बाद तुरंत ही क्या कर दिया, उसको लागू भी कर दिया। तो लोक आयुक्त में सबसे पहले अगर पूछा जाए लोक आयुक्त कहाँ पर नियुक्त हुआ, तो सबसे पहले कहाँ पर हुआ? महाराष्ट्र में। अब बिल कहाँ पर पारित हुआ? उड़ीसा में। सबसे पहले प्रयास कहाँ पर किया गया? राजस्थान में। ठीक है, और यहाँ पर किस सुधार आयोग पे किया गया? तो आप बता सकते हैं राजस्थान में सुधार किया गया था, वो LM सिंधवी कमेटी थी और के संतानंद यहाँ पर थी। कंसेप्ट क्या था? लोकपाल किस आधार पर काम करेगा? देखो क्वेश्चन यहाँ से फंसाएगा तो टेस्ट करके फंसाएगा। लोकपाल किस प्रकार की? अब पूछेगा बताइए कि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की संकल्पना के आधार पर लोकपाल की नियुक्ति होनी चाहिए। ऑप्शन ए कहेगा एक प्रकार का स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिए, स्वतंत्र संस्था होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए। दूसरा देगा कि इसकी पावर सिविल कोर्ट के बराबर होनी चाहिए। गलत है, किसकी पावर किसी उच्चतम न्यायालय के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और इसको सरकार से किसी मदद की उम्मीद करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। इस टाइप से वहाँ पर जो मैंने लिखाया ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, वहाँ से क्वेश्चन पूछता है, थ्योरी में जाके अंदर पे थोड़ा गया और फिर धुएं उड़ाता है। अब समझो, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें याद रखना है 68 में प्रयास, इंदिरा गांधी ने प्रयास, देवगौड़ा ने प्रयास, राजीव गांधी का प्रयास, अटल बिहारी का प्रयास। ठीक है,
ये सारे के सारे प्रयास बीपी सिंह का प्रयास किया गया है और सबने प्रयास किया, लेकिन 2013 में फाइनली दिसंबर 2013 में इसको पारित कर पाया। किसके आंदोलन के बाद? अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद। अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ लोकपाल की। तो अब बढ़ते हैं लोकपाल की तरफ। लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिए, लिखो, इसमें लिखो 16 दिसंबर 2013 को लोकपाल बिल, 16 दिसंबर 2013 को लोकपाल बिल राज्यसभा में पारित, राज्यसभा में पारित। 17 दिसंबर 2013 को लोकसभा में पारित। एक जनवरी 2014 से लागू। देखो, ये 2 दिन में ही बिल पारित हो गया। कितने सालों में नहीं पारित हुआ और 2 दिन में पारित कर दिया बिल। लोकसभा में 16 तारीख को पारित हुआ, राज्यसभा में 16 को हुआ, पहुंच गया लोकसभा में, 17 को लोकसभा में पारित हुआ और 1 जनवरी को लोकपाल नियुक्त कर, ये मतलब ये हमारा 1 जनवरी को ये कानून हमारे भारत में लागू हो चुका है। समझ रहे हो? तभी तो अन्ना हजारे कहते हैं कि सरकार गिरने से डरती है, ना धरना से डरती, ना किसी से डरती, सरकार सिर्फ वो गिरने से डरती है। तो ये देखो सबसे बड़ा उनका प्रमाण है, इस आधार पर वो कहते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखो अगला, लोकपाल, लिखो लोकपाल लोक आयुक्त के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान। महत्वपूर्ण प्रावधान, ठीक है। चलिए, महत्वपूर्ण प्रावधान। देखो, किसी भी लोकपाल को जब आप नियुक्त करेंगे तो ऐसा थोड़ी नहीं हो पाएगा कि आप चाहो तो अकेले नियुक्त कर दो। इसके लिए भी तो बहुत बड़े स्ट्रक्चर बनेगा। तो स्ट्रक्चर इस एक व्यक्ति को नियुक्त करेगा। भाई, सबसे बड़ा कानून, अब सबसे बड़ा अधिकारी बनाने जा रहे हो तो सबसे बड़े एक भारत में सबसे ज़्यादा शक्तियाँ जिसके पास हो उसको द्वारा सिलेक्ट करना चाहिए उस व्यक्ति को ना। तो अब देखो, ये तो सब हो चुका है। इसके बाद अब देखो इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी। प्रावधान में लिखिए, पहला एक अध्यक्ष प्लस 8 सदस्य, एक अध्यक्ष प्लस 8 सदस्य से अधिक नहीं होने चाहिए, से अधिक नहीं होने चाहिए। ठीक है। अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति, राष्ट्रपति के द्वारा होगी, राष्ट्रपति के द्वारा होगी, राष्ट्रपति के द्वारा होगी, जो कि एक सलाह कमेटी के आधार पर नियुक्त करेंगे, जो कि एक सलाह कमेटी के आधार पर नियुक्त करेंगे। ठीक है। ठीक है, क्या होगा? मैंने कहा भारत में राष्ट्रपति कभी भी कोई कार्य, मैंने कहा भारत में राष्ट्रपति कभी भी कोई कार्य अपने स्वतः मन से नहीं करते हैं। हमेशा वो कहीं न कहीं किसी न किसी सिफारिश के आधार पर करते हैं। ये आर्टिकल है। अब देखो क्या पूछ रहे हो। अब देखो, पहले यहाँ पर जो कमेटी होगी ना, कमेटी में कौन होगा? सबसे पहले तो पीएम होंगे। कौन होंगे? पीएम। दूसरी चीज़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं जो कि न्यायाधीश ही होना चाहिए। क्लियर बात है, उन्होंने नियुक्त कर दिया। प्लस लोकसभा के अध्यक्ष होने चाहिए, प्लस विपक्ष के नेता होना चाहिए, विपक्ष के नेता भी यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा के अध्यक्ष, विपक्ष के नेता और कोई एक जाना माना न्यायाधीश। जाना माना न्यायाधीश का मतलब लोकपाल नहीं, एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो पॉपुलर हो, जिसको बहुत सारे लोग, ऐसे बहुत सारे मुकदमे लड़े हों तो उसने कोई लीगल तरीके से मुकदमे लड़े हो, जीतो, पॉपुलर पर्सन होना चाहिए, जिसको कहीं ना कहीं कानून के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो जाना माना न्यायाधीश होना चाहिए। और ये जाना माना न्यायाधीश किसके आधार पर होगा? ये होगा, ये इसको नियुक्ति कौन करेगा? पीएम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा का अध्यक्ष प्लस विपक्ष का नेता, ये सब मिलकर इसको डिसाइड करेंगे कि आखिर में वो जाना माना न्यायाधीश किसको रखना है। वर्तमान में, टोटल वर्तमान वाले चलेंगे। ऐसा नहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लिखा नहीं मैंने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लिखा है। ठीक है, अब आगे लिखिए, इसमें लिखो। अब यही मिलकर लोकपाल की नियुक्ति करेंगे। अब यही मिलकर लोकपाल की नियुक्ति करेंगे। क्लियर? इतना आप याद रखो, कोई एक न्यायाधीश होना चाहिए, फेमस पर्सन, नियुक्ति ये लोग करेंगे। पीएम होना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहिए, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहीं बिजी है तो वो अपनी किसी भी एक मेंबर को नियुक्त कर सकता है अपनी जगह पे, जो सीनियर मोस्ट जज ही होगा ना, सीनियर मोस्ट जज होगा। और लोकसभा का अध्यक्ष होना चाहिए और विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता हमेशा होता है कमेटी में ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि विपक्ष का नेता भी एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर रैंक का होता है। क्लियर बात है ना? तो ये होनी चाहिए कमेटी। राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे, एक सदस्य, एक अध्यक्ष होगा, 8 सदस्य होंगे। नियुक्ति किस आधार पर मिलेगी? राष्ट्रपति के द्वारा मिलेगी। और यहाँ पर कमेटी में कौन कौन होगा तो ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर लिखो कुछ, मतलब क्या लिख रहा है? दंड के प्रावधान, इनको कर लो दंड के प्रावधान, फिर आगे देखते हैं। हटा दूँ इसको। इसके बाद दंड के प्रावधान क्या है? तो दंड के प्रावधान, दंड के प्रावधान पहला लिखो। देखो, अब इसको जोड़ के आप भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पढ़ना जाके तो आपको और अच्छी तरीके से क्लियरिटी आएगी। तो अब दंड के प्रावधान में लिखो पहला, यदि कोई व्यक्ति किसी बुरे नियत से किसी बुरे नियत से केस करता है तो उस पर 1 साल की कैद तथा 1 साल की कैद तथा न करना, या 1 साल की कैद या 1 लाख रुपया जुर्माना। ठीक है, देखो इसमें क्या है, जैसे कोई व्यक्ति पॉपुलर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उस पॉपुलर व्यक्ति के ऊपर अगर तुम कोई केस कर देते हो, तुम भी पॉपुलर होना चाहते हो, तो इस केस में क्या होगा कि वो व्यक्ति अगर दोषी नहीं पाया गया और आपने उसको बदनाम करने की साजिश की है, तो इसके तहत क्या होगा, आपको दोषी करार देते हुए 1 साल की सज़ा
और 1 लाख रुपया जुर्माना लिया जा सकता है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है आपके ऊपर। क्लियर बात है ना? किसी की डिफेम करने की कोशिश की आपने तो। दूसरा लिखो, संगीन धाराओं में लिप्त होने पर, संगीन धाराओं में लिप्त होने पर, संगीन धाराओं में लिप्त होने पर, रंगीन नहीं, संगीन, संगीन धाराओं में लिप्त होने पर 7 वर्ष की कैद, 7 वर्ष की कैद या सजा। ठीक है भाई, 7 वर्ष की कैद। अगला लिखो, है भाई, जुर्माना उर्माना की नहीं, 7 वर्ष कैद पहुंच जाओगे, जुर्माना कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो पहला डिफेम करने की कोशिश में 1 साल की जेल में पहुंच जाओगे और 1 लाख रुपया भी पड़ सकता है। दूसरा, अगर संगीन धाराओं में पाए गए लिप्त तो इस केस में आपको 7 वर्ष के लिए जेल में जाना पड़ सकता है। तीसरा लिखो, संगीन धारा ऐसी धाराएं होती है खतरनाक टाइप की, जो एक, देखो यहाँ पे डिफेम करने की कोशिश की आपने, उसको मारने की कोशिश थोड़ी नहीं की है, उसका रुपया थोड़ी नहीं चुराया है, उसकी क्या है, जो समाज में वैल्यू थी उसको, वैल्यू को आपने कम करने की कोशिश की है। पता नहीं, आपको प्रतिदिन अगर आप अखबार पढ़ते हो तो पता चलता रहता है कि इसके ऊपर मैं केस करूँगा। केस करने का मतलब कि इसने मान हानि मेरी पहुँचाई है। ठीक है, मान हानि बोलते हैं, डिफेम। और ये संगीन धाराएं मतलब कहीं ना कहीं ऐसे भ्रष्टाचार में, जैसे रुपया लिया किसी से, किसी को प्रताड़ित किया, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पढ़ा के तो गया हूँ, ऐसे काम अपनों किए हैं तो उस केस में 7 वर्ष की कैद, वहाँ बार बार शब्द आ रहा था 7 वर्ष की कैद, 7 वर्ष की कैद। ठीक है, आपको हो सकता है। अगला लिखो, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 तथा, अब आगे लिखो, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 तथा 1988 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 बताया मैंने, 1988 के 3 बार उल्लंघन पर, के लगातार 3 बार उल्लंघन पर 10 साल की सजा हो सकती है। दस साल की सजा हो सकती है। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो, 1947 और 88 के तहत जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की मैं धारा पढ़ा के गया, ठीक है, उसके तहत अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है और वो 3 टाइम इसी धारा का उल्लंघन करे, जो धाराएं हैं उसमें, हाँ, रिश्वत लेता है, मान ही नहीं रहा है, फिर रिश्वत ली, एक बार छोड़ दिया गया, फिर रिश्वत ली, फिर रिश्वत ली, फिर रिश्वत ली, यानी तलाक 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 किया तो तलाक हो गई। ठीक है, इसकी भी तो इसकी आप बिल्कुल कोर्ट में मुकदमा चलेगा, कोर्ट में मुकदमा चलेगा। अगर आप दोषी पाए गए तो आपको जो है ना नौकरी जाएगी, और अगर आप बरी किए गए तो आपके नहीं जाएगी। सजा पूरी होने के बाद, सजा पूरी होने के बाद, हाँ, नौकरी, मैंने क्या कहा, अगर वो व्यक्ति दंडित नहीं हुआ, अगर वो जो आरोप लगा है उससे अगर बरी हो गया तो उसको मतलब जो भी है नियुक्ति मिल जाएगी वापस। ठीक है, क्योंकि तुमने गलत तरीके से पहुंच गया है। अगर वो दोषी हो गया तो दोषी तो हो जाना हो 10 साल के बाद। ठीक है, सज़ा काटने के बाद। अब ये समझो कि तुम सज़ा भी काट के आ गए, फिर बैठ गए आगे कुर्सी पे, फिर ले लो, फिर सज़ा चले जाओ जेल में, ऐसा थोड़ी नहीं होगा। हाँ भाई, 3 बार का मतलब क्या है, 1947 और 1988 के एक्ट की अगर 3 बार वो धाराएं, 3 धाराओं को तोड़ता है, कभी 3 बार उल्लंघन करता है। 3 बार उल्लंघन करने में मतलब पहली बार उसने पैसा लिया, दूसरी बार बहुमूल्य चीज़ें ली, तीसरी बात किसी की किडनैपिंग करा दी। अब तीनों धाराएं हैं ना उसमें, अब तीनों धाराओं में 3 बार उल्लंघन हुआ ना, और उल्लंघन हुआ तो इस केस में क्या है, उसको वो हो सकता है ये काम। अब आगे लिखो, ठीक है, तुम तो वही काम कर रहे हो, नोट में लिखो,
मेरी बात सुनो, बात नहीं करो। तुम्हारा तो वही काम है कि हाँ, अगर वो जो पारित वो बिल अभी नहीं पारित हुआ, ड्राफ्ट बन के आया है यूपी में, 2 बच्चे अगर पैदा हुए, 2 बच्चे से ज़्यादा बच्चे पैदा हुए तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ प्रावधान है। तो तुम्हारा मतलब क्या है कि पहला अगर बच्चा हो गया, अगर उसके बाद 2 इकट्ठे हो गए तो फिर क्या करेंगे? ठीक है, तुम्हारा वो मतलब है। चलो आओ। नौकरी के बाद हाँ किया जाएगा, उम्मीद है। चलो आओ इधर, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। लिखो एक इम्पोर्टेंट और बहुत नोट अच्छा है। सदस्यों में से 50% सदस्यों में से 50% SC, ST, OBC सदस्यों में से 50% SC, ST, OBC महिला समुदाय से युक्त होना चाहिए। ठीक है, से युक्त होना चाहिए। क्लियर बात है ना? कंपलसरी है कि 50% उसमें कौन रहनी चाहिए? महिलाएं। चलिए ठीक है, आज इतना रखो, अभी बहुत कुछ है इसमें।